नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि पिछली क्लास के अंदर हमने एटम के बारे में पढ़ा था, जिसमें एटॉमिक जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, एटम्स के कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। जैसे अपन ने इलेक्ट्रॉन पढ़ा था, न्यूट्रॉन पढ़ा था और प्रोटॉन पढ़ा था, इनकी डिस्कवरी पढ़ी। उसके बाद में अपन ने एक आइसोटोप पढ़े थे जिसे समस्थानिक बोलते हैं, और एक आता है आइसोबार्स होता है जिसे हम समधारित बोलते हैं। इसके बाद में हमने एक सम न्यूट्रॉनिक स्पीसीज पढ़ी, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पढ़ी, और किसी भी एटम में जो सिंबल है उसके ऊपर क्या लिखा जाता है क्या नहीं लिखा जाता है वो सब कुछ पढ़ा था। तो चलिए, आज हमारी केमिस्ट्री सिलेबस की ये दूसरी क्लास है जिसके अंदर हमें पढ़ना है जो परमाणु संरचना है उसके अंदर कौन सा मॉडल अपने सिलेबस के अंदर दे रखा है उसको पढ़ना है। ठीक है, चलिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर की जब भी बात की जाएगी ना तो हमारे सामने तीन मॉडल आएंगे। फर्स्ट मॉडल की बात करें तो जे थॉमसन मॉडल है। जे थॉमसन मॉडल के बाद आता है रदरफोर्ड मॉडल आता है। रदरफोर्ड मॉडल के बाद में आता है हमारे पास में एक नील्स बोर मॉडल। लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर एक रदरफोर्ड मॉडल है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा थॉमसन मॉडल के बारे में और नील्स बोर मॉडल के बारे में बता देता हूं। तो सबसे पहले थॉमसन मॉडल की बात करें हम, तो थॉमसन ने क्या कहा था? थॉमसन ने यह कहा था साहब कि जो परमाणु होता है वो एक पॉजिटिव धनावेश की तरह बिहेव करता है, और उसके अंदर जो परमाणु होता है वो धनावेश की तरह बिहेव करता है। परमाणु जो है, ये जैसे परमाणु जो स्फीयर होता है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? पॉजिटिव की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा? पॉजिटिव की तरह। ठीक है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा दसे हुए होते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कैसे हुए होंगे? दसे हुए होंगे। ठीक है, दूसरा इसका नियम यह था कि जितने धनावेश होंगे उतने के उतने क्या होंगे? ऋणावेश होंगे। तो अपन काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इसका मतलब ये जो दो अवधारणाएं दी थी, ये दी थी किसने? थॉमसन ने दी थी। ये दो अवधारणाएं दी थी किसने? थॉमसन ने दी थी। इसी के साथ आज हमारा जो टॉपिक है वो है रदरफोर्ड। वो कौन सा है? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड मॉडल की जब भी बात की जाएगी, तो उसके अंदर हमें दो चीजों का यूज करना है। कितनी चीजों का यूज करना है? दो चीजों का। एक तो अपन ने यूज किया है सोने की पन्नी का। किसका यूज किया? सोने की पन्नी का। और एक अपन ने यूज किया है अल्फा कणों का। किसका यूज किया? अल्फा कणों का। ये दो मुख्य आधार थे रदरफोर्ड मॉडल के, जिसमें क्या है कि देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि सोने की पतली पन्नी जो 100 nm मोटाई होती है। nm का मतलब होता है नैनोमीटर। nm का मतलब होता है साहब नैनोमीटर। पर एक रेडियो एक्टिव जो स्रोत होता है से उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कण, कौन से कण यूज किए अपन ने इसमें? अल्फा कण। कौन से यूज किए अपन ने? अल्फा कण को डाला गया। उसके बाद में जैसे ही अल्फा कणों को अपन ने डाला तो इस पतली पन्नी के आसपास वृत्ताकार, जिसे अपन बोलते हैं वृत्ताकार प्रतिदीप्तिशील, जिसे बोलते हैं फ्लोरेसेंट। आपको याद होगा तो कल मैंने बताया था, एक तो बताया था फ्लोरेसेंट बताया था, और एक मैंने बताया था फास्फोरेसेंट बताया था। फ्लोरेसेंट का मतलब ये होता है कि जब भी अपन कोई भी स्रोत उसके ऊपर गिराएंगे तो चमक हाथों हाथ जो होती है ना वो गायब हो जाती है। ठीक है, लेकिन फास्फोरेसेंट एक ऐसा होता है जिसके ऊपर जब भी कोई अपन स्रोत या लाइट इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो उसके 1-2 मिनट के बाद तक उसमें जलती है, उसके बाद उसमें क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। ठीक है, तो जो अपन प्रतिदीप्ति की बात करें तो यहाँ पे एक जिंक सल्फाइड यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो आप जिंक सल्फाइड से बना स्क्रीन होता है, जब कोई अल्फा कण इस स्क्रीन से टकराता है तो प्रकाश की स्फुट दीप्ति, जिसे फ्लैश उत्पन्न होता है। मतलब कि जैसे ही इसके ऊपर कोई लाइट स्ट्राइक करेगी तो वहां पे क्या हो जाएगा? बड़ा सा फ्लैश होने लगेगा। मैंने कल आपको बताया था कि अपन जब कार लेके जाते हैं तो सिग्नल के ऊपर जो साइन बोर्ड लगे होते हैं, जैसे अपनी हेडलाइट उसके ऊपर गिरती है तो वो चमकने लगता है, और जैसे अपनी गाड़ी पास हो जाती है तो वो वापस से चमकना बंद हो जाता है। तो ये फास्फोरेसेंट और फ्लोरेसेंट जो है ना, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके ऊपर यदि कोई लाइट स्ट्राइक करती है तो वो क्या करने लगते हैं? चमकने लगते हैं। ठीक है, चलिए, ये एक एक्सपेरिमेंट है अपने पास जिसमें ये अपने पास रेडिएशन सोर्स है। ठीक है, जो रेडियम का सोर्स है, यहाँ पे अपन ने अल्फा पार्टिकल है,
ये अपने पास गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल पे जैसे स्ट्राइक करेगा तो इसके कुछ एक पार्टिकल जो है, बहुत सारे पार्टिकल तो कहां निकल गए, सीधे निकल गए। इसका मतलब मोस्टली पार्टिकल आर नॉन रिफ्लेक्टेड विद द गोल्ड फॉइल। यहां पे अपने क्या लगा रखी है, एक फ्लोरिसेंट लगा रखा है। क्या लगा रखा है अपने पास, फ्लोरिसेंट। फ्लोरिसेंट अपने पास ये शो करेगा कि बहुत सारे पार्टिकल इसके अंदर आ गए और वो क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। कुछ पार्टिकल जो है वो क्या हो गए अपने पास, डिफ्लेक्टेड हो गए। कुछ पार्टिकल अपने पास क्या हो गए हैं, डिफ्लेक्टेड हो गए। आपको इस मॉडल को समझने के लिए यदि मैं आपको एक और डायग्राम बनाऊं तो जैसे ठीक है, चलिए यहां से अपन, ये अपने पास क्या है, गोल्ड फॉइल। ये अपने पास कौन सी है, गोल्ड फॉइल। ये है अपने पास गोल्ड फॉइल। यहां से अपन अल्फा पार्टिकल, अपन यहां से यदि अल्फा पार्टिकल और हीलियम को पास करेंगे तो मोस्टली पार्टिकल जो है वो तो इस फॉइल से क्या हो जाते हैं, पास आउट हो जाते हैं। वो तो क्या हो जाते हैं, इसके अंदर से पास आउट हो जाते हैं। कुछ पार्टिकल ही ऐसे होते हैं, कुछ पार्टिकल जो है ना वो ऐसे होते हैं जो यहाँ से क्या हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। जो यहाँ से क्या हो जाएंगे, अपने पास डिफ्लेक्ट हो जाएंगे और ये इस तरफ चलेगा। अब जैसे ही ये कौन से पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल। ये कौन से पार्टिकल है साहब, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल की जैसी बॉम्बारिंग करवाई जाती है तो मोस्टली पार्टिकल्स आर गो थ्रू फ्रॉम द गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल को पास करके कहां चले जाते हैं। कुछ एक पार्टिकल ऐसे होते हैं जो इसके सेंटर से टकरा के वापस कहां आ जाते हैं, स्कैटरिंग हो जाते हैं। तो ये प्रैक्टिकल जो किया था, ये जो एक्सपेरिमेंट किया था, ये किया था किसने, रदरफोर्ड ने। किसने किया था साहब, रदरफोर्ड ने। चलिए अब जब ये एक्सपेरिमेंट हो गया तो कुछ ऑब्जर्वेशन आई होगी। अब उन ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या, सबसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी कि अधिकांश अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से विक्षेपित हुए बिना ही निकल गए। वो मैंने आपको बता दिया है कि देखो यहाँ पे जितने भी पार्टिकल थे वो सारे, मोस्टली जो पार्टिकल थे ना वो इसकी पन्नी को क्या कर जाते हैं, पार कर जाते हैं। ठीक है, कुछ अल्फा कण बहुत छोटे कोणों से विक्षेपित हो जाते हैं। मतलब कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो कुछ छोटे से एंगल से ना वो क्या हो जाते हैं, अपने पास डिफ्लेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, थर्ड अपने पास आता है बहुत ही थोड़े कण। मतलब यदि अपन अल्फा कण, कितने अल्फा कण यदि 20,000 ले लिए जाए, कितने ले लिए जाए, 20,000 ले लिए जाए, तो उसमें से एक कण पीछे की ओर लौट जाता है। अर्थात कितने डिग्री एंगल पे हो जाता है, 180 डिग्री एंगल पे हो जाता है। इसका मतलब यह है कि यदि अपन 20,000 अल्फा कणों की बॉम्बारिंग यदि सोने की प्लेट पे करवाई जाए तो 20,000 में से एक पार्टिकल जो होगा वो 180 डिग्री एंगल पे क्या आ जाएगा, बैक आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो अपनी ऑब्जर्वेशन थी। उसके बाद में आता है अपने पास कौन सा, रिजल्ट में परमाणु के अंदर अधिकांश स्थान रिक्त होता है। अधिकांश स्थान कैसा होता है, रिक्त। अब जब रिक्त हुआ होगा तभी तो ये सारे अल्फा पार्टिकल जो थे वो क्या चले गए होंगे, पास कर गए होंगे। ठीक है, क्योंकि अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी को पार कर जाते हैं, रिक्त है इसीलिए बहुत सारे पार्टिकल जो हो गए ना वो उसको पार कर जाते हैं। चलिए सेकंड पॉइंट है, धनावेश बहुत कम आयतन के अंदर संकेंद्रित होता है, जिससे धनावेशित अल्फा कणों को कम प्रतिकर्षण और विक्षेपण प्राप्त होता है। मतलब जो सेंटर के अंदर जो धनावेशित पार्टिकल होता है, जो धनावेश होता है वो उसके सेंटर में होता है और वो बहुत ही कम आयतन के अंदर होता है। ठीक है, रदरफोर्ड ने गणना करके दिखाया कि नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में अत्यंत कम होता है। मतलब परमाणु के कुल आयतन की तुलना में ये बहुत ही क्या होता है, अपने पास कम होता है। ये बहुत ही अपने पास क्या होता है, कम होता है। ठीक है, फिर अपने पास आएगा थर्ड वाला, रदरफोर्ड गणना के कारण दिखाया कि नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में बहुत कम होता है। कितना कम होता है वो देखिए, परमाणु की त्रिज्या तो लगभग होती है अपने पास
10⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर, जबकि नाभिक की त्रिज्या जो होती है वो होती है 10⁻15 मीटर। ये सेम वैसा ही पोर्शन है कि जैसे मान लो, पर नाभिक को यदि आप छोटी बॉल माने, नाभिक को आप क्या माने, छोटी सी बॉल माने, तो परमाणु जो त्रिज्या है, जो परमाणु की जो त्रिज्या होगी वो आपकी 5 किलोमीटर के समथिंग होगी। कितने किलोमीटर के समथिंग होगी? 5 किलोमीटर की समथिंग होगी। ठीक है, तो ये आपके पास इसका ऑब्जर्वेशन था, ये रिजल्ट है। और इसके बाद में आता है अपने पास कंक्लूजन आता है। कौन सा आता है अपने पास? कंक्लूजन। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, फिर आता है अपने पास कौन का कंक्लूजन? कौन सा आता है अपने पास? कंक्लूजन। कंक्लूजन की जब भी बात की जाएगी कि भाई अपने फाइनल क्या निकाला, इसको क्या क्या पता चला, परमाणु का धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है। परमाणु के इस अति अल्प भाग को क्या कहा गया? नाभिक कहा गया। क्या कहा गया? नाभिक कहा गया। रदरफोर्ड ने यह कहा साहब कि जो अपने पास एटम होता है, उसके सेंटर के अंदर बहुत छोटा सा भाग जो होता है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? धनावेश होता है। उसके ऊपर कौन सा होता है? चार्ज, धनावेश होता है। और जो ये छोटा सा भाग होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। इसीलिए कहा जा सकता है कि नाभिक की जो खोज की थी वो की थी साहब रदरफोर्ड ने, है ना। नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। सेकंड, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों, जिन्हें कक्षा ऑर्बिट कहा जाता है, में बहुत तेजी से घूमते हैं। अतः रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सौर मंडल से मिलता जुलता है, जिसमें सूर्य नाभिक के समान होता है और ग्रह गतिमान इलेक्ट्रॉन के समान होते हैं। एक और इसको रिजल्ट क्या मिला कि ये जो मेरे पास प्रोटॉन है, इसके चारों तरफ अपने पास इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। इसके चारों तरफ क्या घूमेंगे? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। इनके चारों तरफ क्या घूमेंगे? इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। और ये मॉडल वैसा ही है कि जब अपने स्वर्ग देखा होगा, जब अपन ने एक सौर मंडल देखा होगा, सौर मंडल के अंदर क्या होता है? सूर्य तो जो होता है वो बीच में होता है, और जितने भी प्लेनेट्स है वो सारे जो ग्रह होते हैं वो इसके चारों तरफ क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये भी उसी तरह है कि ये अपन सूर्य मान ले, ये जो अपना नाभिक है ये सूर्य की तरह होता है, और जो इलेक्ट्रॉन और जो होते हैं ना वो ग्रह की तरह घूमते रहते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब जब घूमेंगे तो कुछ ना कुछ बल होगा। इलेक्ट्रॉन और नाभिक में स्थिर विद्युत बलों के द्वारा बंधे होते हैं। मतलब ये जो प्रोटॉन और न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन होता है, इनके बीच में जो बल होता है उसे अपन स्थिर विद्युत बल बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं अपन इसके अंदर? स्थिर विद्युत बल बोलते हैं। इंग्लिश के अंदर इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इंग्लिश मीडियम जितने भी छात्र हैं जो हमारी क्लास देख रहे हैं, उनके लिए भी एक बार मैं बता देता हूं कि इसके सेंटर के अंदर जो न्यूक्लियस है वो काफी स्मॉल अमाउंट के अंदर होता है, and the nucleus and the electron are moves around the nucleus in a circular path. Third है electron and nucleus are bound with the electrostatic force. चलिए, अपन ने ये इसका कंक्लूजन पढ़ लिया। इसके बाद में जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ था तो इसकी कुछ लिमिटेशन भी थी, है ना। वो लिमिटेशन क्या थी वो देखिए। फर्स्ट लिमिटेशन की बात करें, रदरफोर्ड साहब परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाए। परमाणु के किसको नहीं समझा पाए? स्थायित्व को नहीं समझा पाए। वो कैसे था कि जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूमेगा तो रदरफोर्ड ने ये कहा कि ये अपनी ऊर्जा का क्या करेंगे? ह्रास करेंगे। ये अपनी ऊर्जा का जो है ना वो क्या करेंगे? ह्रास करेंगे। ऊर्जा ह्रास मतलब कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इसके अंदर एनर्जी का लॉस होगा, ये कहा रदरफोर्ड साहब ने। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो धीरे धीरे जैसे एनर्जी का लॉस होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना वो सारे इलेक्ट्रॉन आके किस पे गिर जाएंगे? सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो सारे आके किस पे गिर जाएंगे? नाभिक में गिर जाएंगे। तो इसका अस्तित्व जो है वो क्या हो जाएगा? खतरे में आ जाएगा। और अपन सबको पता है कि जितना भी एटम होता है वो क्या होता है? स्टेबल होता है। ठीक है, तो एक तो अपने पास ये थी कि परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाना। दूसरा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाई। अब इन्होंने ये तो कहा था कि भाई सतत स्पेक्ट्रम की व्याख्या तो कर ली, लेकिन हाइड्रोजन के लिए जो लाइन स्पेक्ट्रम है उसकी व्याख्या नहीं कर सका।
किसकी व्याख्या नहीं कर सकता? लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की व्याख्या नहीं कर सका। चलिए थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रॉनों का वितरण। अब इन्होंने ये तो जरूर कहा कि भाई न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे वो नहीं बता पाया। ठीक है, तो इसका मतलब ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो इसकी लिमिटेशन थी, जिसमें यहां से अपने पास एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां से। चलिए इसके बाद में एक आया था नील्स बोर। नील्स बोर एक्सपेरिमेंट की मैं आपको बात करूं ना, उन्होंने क्या कहा था कि नील्स बोर साइंटिस्ट ने ये कहा था कि जब भी अपन एटम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जब भी अपन एटॉमिक मॉडल के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो इसके अंदर बीच में तो क्या होगा? प्रोटॉन होगा और क्या होगा? न्यूट्रॉन होगा। इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ क्या होगी? ऑर्बिट होगी। इसके चारों तरफ क्या होगी? अपने पास ऑर्बिट होगी। उस ऑर्बिट के अंदर ये वाली जो ऑर्बिट है ये अपने पास कहलाती है के कहलाती है, ये एल कहलाती है, ये एम कहलाती है और ये एन कहलाती है ना। के के लिए एन इजिकल्स 2 है ना, वो अपने पास 1 होता है, इसके लिए अपने पास 2 होता है, इसी के लिए अपने पास 3 होता है, इसके लिए अपने पास ये 4 होता है। और इसी फॉर्मूले के हिसाब से नील्स बोर साहब ने एक फॉर्मूला भी दिया था जिसे अपन बोलते हैं कौन सा? 2n²। कौन सा बोलते हैं अपन? 2n²। 2n²। 2n² के हिसाब से जो k है, k l m एंड n, k के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। l के अंदर फिल कर सकते हैं अपन कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर फिल कर सकते हैं अपन कितने? 18 इलेक्ट्रॉन। और इसके अंदर फिल कर सकते हैं अपन कौन सा? 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो नील्स बोर साहब ने ये इलेक्ट्रॉन कितने भरे? अब देखो इलेक्ट्रॉनों का वितरण, रदरफोर्ड साहब इलेक्ट्रॉन का वितरण नहीं समझा पाए, तो फिर समझाया किसने होगा? नील्स बोर ने। किसने समझाया? नील्स बोर ने। कौन से फॉर्मूले से? 2n² से। 2n² के हिसाब से के जो शेल होती है उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, एल के लिए 8 इलेक्ट्रॉन, एम के लिए 18 इलेक्ट्रॉन, एन के लिए 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक था जो कौन सा था? रदरफोर्ड मॉडल। ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, आज की क्लास का दूसरा जो टॉपिक है अपने पास वो है अपने पास कौन सा? क्वांटम संख्या। कौन सी संख्या है? क्वांटम संख्या है। मैं आपको बता रहा हूं यहां से आपके क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहां से आपके क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप इसको स्टार लगा दीजिए, डबल स्टार लगा दीजिए। ठीक है, सबसे पहले आते हैं क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या का मतलब क्या है? क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं होती है जो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किसको बताती है? एक तो उसकी ऊर्जा बताएगी, एक उसकी स्थिति बताएगी, एक उसका कक्षीय आकार बताएगी, और उसके घूमने की दिशा के बारे में पूरी जानकारी देती है। उससे अपन बोलते हैं कौन सा? क्वांटम संख्या। उसे अपन क्या बोलते हैं? क्वांटम संख्या। चलिए कितने प्रकार की होती है क्वांटम संख्या? क्वांटम संख्याओं के प्रकार की बात करें तो ये मुख्यतया कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। मुख्य क्वांटम संख्या की बात करें हम, फर्स्ट जो है उसे अपन बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या इज आल्सो नोन एज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये क्या शो करती है? यह इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्रोत, यह इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्रोत, यह इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्रोत, मुख्य ऊर्जा स्रोत, यह इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्रोत, ये इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्रोत या कोश को बता सकती है, या फिर ये बताएगी साइज ऑफ ऑर्बिटल को। किसको बताएगी? अपने पास साइज ऑफ ऑर्बिटल को। ठीक है, इसका मान क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। मैं आपको एक नोट बता रहा हूं यहां पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या कभी भी 0 नहीं हो सकती, मतलब शून्य नहीं हो सकती, शून्य नहीं हो सकती, शून्य नहीं हो सकती।
ये बात ध्यान से सुन लीजिए, आपके असर्शन रीजन जो आता है कथन और उसके अंदर आ सकता है क्वेश्चन, तो इसका मतलब मुख्य क्वांटम संख्या कभी भी शून्य नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये अपने पास प्रिंसिपल क्वांटम। सेकंड वाला आता है द्विगंसी क्वांटम संख्या। द्विगंसी क्वांटम संख्या जिसे अपन एजुमिथल क्वांटम संख्या भी बोलते हैं। कौन सी संख्या बोलते हैं? एजुमिथल क्वांटम संख्या। इसके दो नाम और भी हैं, इसे एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं। एंगुलर मोमेंटम भी बोल सकते हैं इसको, या इसको सबसिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। सबसिडरी क्वांटम नंबर भी इसको कहा जा सकता है, ठीक है। क्या है इसमें? यह इलेक्ट्रॉन के उपकोष, ये इलेक्ट्रॉन के उपकोष और कक्षक की आकृति, कक्षक की क्या दिखाती है? ये आकृति को दर्शाती है, ठीक है ना। आपको यदि थोड़ा सा इसमें पता चल रहा हो तो देखो, सबसे पहले n जो आती है जिसे अपन मुख्य क्वांटम संख्या बोलते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या हमेशा शेल बताएगी, जो सबसे बाहर वाला होता है। और जब शेल होगा तो उससे अपने को जो साइज है उसका, मतलब जो आकार है कितना बड़ा है, उसका पता लगाया जा सकता है। उसके बाद में एक आएगी द्विगंशी क्वांटम संख्या जिसे एजुमिथल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, और एजुमिथल क्वांटम नंबर इज आल्सो नोन एज एंगुलर मोमेंटम एंड सबसिडरी क्वांटम नंबर। उपकोष बताएगी, कक्षक की आकृति बताएगी। इसका मान हो सकता है 0 से n-1, 0 से n-1, ये 0 हो सकती है, जबकि मुख्य क्वांटम संख्या कभी भी 0 नहीं हो सकती। मुख्य क्वांटम संख्या कभी भी 0 नहीं हो सकती, ठीक है। अब जैसे कि आप सबसेल की बात करें, अपन उपकोष की, सबसेल मतलब एस सबसेल की बात करें और एल क्वांटम संख्या की बात करें अपन, ठीक है। इसके लिए अपने पास जैसे एस है, पी है और ये डी है और ये एफ है। एस के लिए हमेशा ये द्विगंशी क्वांटम संख्या कितनी होती है? 0। पी के लिए हमेशा 1 होती है, इसके लिए हमेशा 2 होती है और इसके लिए हमेशा 3 होती है। ये टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी और यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। तो ये अपनी दूसरी द्विगंशी क्वांटम संख्या थी। तीसरी आती है अपने को चुंबकीय क्वांटम संख्या। कौन सी आती है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसे अपन मैग्नेटिक क्वांटम भी बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं इसको? मैग्नेटिक क्वांटम, ठीक है। इसको अपन बोल सकते हैं कौन सा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यह कक्षक के अभिविन्यास, ये क्या बताएगी? कक्षक के अभिविन्यास मतलब ओरिएंटेशन कैसा है, त्रिविमीय 3D स्पेस में किस दिशा में है, ये बताती है। मतलब जो तीसरी क्वांटम संख्या है जिसे अपन चुंबकीय क्वांटम संख्या बोलते हैं, ये हमेशा 3 डायमेंशनल जो ओरिएंटेशन है ऑफ द ऑर्बिटल वो बताएगी अपने को, ठीक है। इसका मान -1 से लेके +1 तक हो सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है साहब कि ये -1 से लेके -L से लेके -L से लेके -L2 प्लस L के बीच में होती है। -L से +L की कहां होती है? बीच में होती है। इसका कैसे पता लगाया जाएगा वो ध्यान से सुनिए। मैंने आपको कहा है, पहले एक बार मैं वो L वाली टेबल लिख लेता हूं जिसमें अपने पास ये सब सेल है और यहां पे अपने पास क्वांटम नंबर L जो है उसकी वैल्यू है। S जो है, P है, ये D है और F है। S के लिए क्वांटम संख्या की बात करें, S के लिए हमेशा 0 होता है, ये हमेशा 1 होता है, ये हमेशा 2 होता है, ये हमेशा 3 होती है, ठीक है। चलिए, चुंबकीय क्वांटम संख्या ये हो गई अपने पास। अपन यदि बात करें पी ब्लॉक के लिए, ठीक है ना, पी के लिए, पी सबसेल के लिए बात करें, तो जो पी जो उपकोष है या पी सबसेल है, पी जो सबसेल है उसके अंदर अपने पास वैल्यू कितनी आती है? अपने पास 1 आती है। वैल्यू अपने पास कितनी आती है? पी शेल के लिए 1 आती है। एल की वैल्यू तो है अपने पास 1। यदि मैं आपको स्टेबल की बात की जाए, ठीक है,
यहां तो अपने पास आ जाएगा सब सेल, यहां अपने पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n आ जाएगा, यहां l आ जाएगा, यहां m आ जाएगा और यहां पे अपने पास है s आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके लिए s p d f, s p d और f, s p d और f एक ज्यादा बन गया है, इसको अपन थोड़ा सा हटा देते हैं यहां से। चलिए ठीक है, n के लिए s की वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और ये कितनी हो सकती है? 3 हो सकती है। l के लिए n-1 है, 0 से n-1 है, इसका मतलब यहां कितना होगा? 1 होगा, यहां कितना होगा? 2 होगा, यहां कितना होगा? n की वैल्यू तो कभी भी 1 0 हो ही नहीं सकती है, तो यहां साहब 1 होगा, यहां 2 होगा, यहां 3 होगा, यहां क्या होगा? 4 होगा। n-1 होगा तो यहां 0 होगा, यहां 1 होगा, यहां 2 होगा और यहां कितना होगा? 3 होगा। ध्यान से सुनना, अपन चुंबकीय क्वांटम संख्या की बात कर रहे हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटम संख्याओं के अंदर आती है। एक तो एजोमिथल की बात आती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या ये सबसे इंपॉर्टेंट के अंदर आती है। देखिए 0 है तो m तो कितनी होगी? 0 ही होगी। m तो कितनी होगी? 0 ही होगी। अब अपन बात करें 1 है तो इसका मतलब l की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो जब l की वैल्यू 1 आएगी तो इसकी 3 बनेगी अपने पास मैग्नेटिक। कौन कौन सी बनेगी? -1 होगा, 0 होगा और कितना होगा? +1 होगा। सेम एज इट इज डी सब शेल की बात करें तो यहां l की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो ये क्या होगा? -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, +1 होगा और +2 होगा। सेम एज इट इज इसकी 3 की बात करें तो यहां -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, +1 होगा, +2 होगा और ये +3 होगा। इसका मतलब मैग्नेटिक क्वांटम जो संख्या है वो अपन इस टेबल से निकाली जा सकती है। ठीक है, तो अपने पास ये अपने बता दी है किसकी? -l से कितनी होती है? +l के बीच में होती है। चौथी जो क्वांटम संख्या आती है इसे अपन बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर का मतलब क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर का मतलब यह है कि ये हमेशा इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को बताएगी और किस में बताएगी कि ऑर्बिटल के अंदर कैसा चक्रण हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉनों की अपने अक्ष पर घूमने की दिशा को बताती है। मतलब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा या कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। जैसे मान लो मेरे पास एक ऑर्बिटल है ना, यह है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा? एक तो क्लॉकवाइज होगा और एक क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये वाला जो है ये वाला तो हो जाएगा क्लॉकवाइज, ये वाला तो हो जाएगा कौन सा? क्लॉकवाइज। और ये वाला जो हो जाएगा अपने पास कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब इसके बारे में जो बताती है उस क्वांटम संख्या का नाम है स्पिन क्वांटम संख्या, जिसे हम ms, जिसे हम ms से भी डिनोट किया जा सकता है, ms से भी डिनोट किया जा सकता है। ये आपके सामने लिखा हुआ है +½ और यहाँ पे कौन सा होता है अपने पास? -½ तो ये आपकी 4 क्वांटम संख्याएं थी। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, एटोमिकल क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या और थी अपने पास कौन सी? स्पिन क्वांटम संख्या। ये टेबल अब जैसे s के लिए क्या होगा? +-½ होगा, इसके लिए भी क्या होगा? +-½ होगा, इसके लिए भी क्या होगा? +-½ होगा, इसके लिए क्या होगा? प्लस क्या हो जाएगा अपने पास? ½ हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा अपने पास? ½ हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने पास? ½ हो जाएगा। ½ हो जाएगा, +-½ हो जाएगा। शायद तो क्लॉकवाइज या क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। शायद तो क्लॉकवाइज या क्या हो जाएगा अपने पास? एंटी क्लॉकवाइज। ये टेबल आपको याद रखनी है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल है। ठीक है, अब देखना P के लिए यदि मैं बात करूं ना तो ये -2, -1, 0, +1, +2 हो जाएगी। वैसा का वैसा जो अपने पास ऑर्बिटल है, अपने पास जो ऑर्बिटल होते हैं उनके लिए यदि मैं बात करूं तो अपने पास एक तो रहेगा P, एक तो रहेगा अपने पास P के लिए ना, ये अपने पास P होता है। तो P के अंदर 3 ऑर्बिटल, PX,
पी वाई और कौन सा होता है पी जेड होता है। तो इसके अंदर -1 0 और क्या हो जाएगी +1 हो जाएगी। वैसा का वैसा अपने पास एक डी होता है, अपने पास क्या होगा एक डी हो जाएगा। डी की बात करें तो डी के अंदर ऑर्बिटल कितने होते हैं 5, कितने होते हैं 5, ठीक है। इसकी वैल्यू -2 -1 0 +1 और ये +2, ठीक है। तो ये इनके अंदर dx px होगा, py होगा, pz होगा, ये dxy होगा, ये dyz होगा, ये dzx होगा, ये dx² - y² होगा और ये हो जाएगा अपने पास कौन सा dz², ठीक है। तो ये जो वैल्यूज हैं वो अपन यहां से याद रख सकते हैं। इसके बाद अपना नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है अपने पास कौन सा हुन्स लॉ, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक दो चीजें काउंट करके बता देता हूं कि इनकी क्वेश्चन आया तो कैसे क्वेश्चन आएगा। एक जैसे आपको कोई एग्जांपल पूछ लिया जाए कि अपने पास 3s2 ऑर्बिटल में अपने को क्वांटम नंबर फाइंड करनी है, ठीक है। अब 3s1 की बात करें अपन, किसकी बात करें अपन 3s2 की जगह अपन ले लेते हैं 3s1 के अंदर। तो अपने पास क्या निकालना है, n निकालना है, l निकालना है, m निकालना है और क्या निकालना है s निकालना है। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आगे लगा हुआ है, ठीक है। तो इसे अपन बोलते हैं कौन सा 3 बोलते हैं। l जो है s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, s के लिए l की वैल्यू होती है अपने पास 0, p के लिए होती है 1, d के लिए होती है 2, f के लिए होती है 3। इसका मतलब l s के लिए कितना हो जाएगा 0, m वो फिर 0 होता है और s क्लॉक कैसे भरा हुआ होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन है तो ये ऊपर की तरफ होगा, मूव किया होगा। इसका मतलब ये हमेशा कौन सा होगा क्लॉकवाइज होगा, कौन सा होगा क्लॉकवाइज होगा। एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूं। जैसे आपको यदि कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए 3 जैसे आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए 1s2 2s2 और 2p4 कौन सा इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर निकालना है। जैसे सपोज ये इलेक्ट्रॉनों के ना, ये p में कितने होते हैं 3 होते हैं, s में कितना होता है 1 होता है, ये किस में होता है ये एक s होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन भरना है तो एक इधर भरा जाएगा, एक इधर भरा जाएगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर भरा जाएगा, ठीक है ना। ये किसने कहा था, हुन ने कहा था। अपना एक नेक्स्ट टॉपिक भी है अपने पास। चलिए इस इलेक्ट्रॉन की बात करनी है, किस इलेक्ट्रॉन की बात करनी है अपने को, चारों इलेक्ट्रॉन जो क्वांटम नंबर है वो अपने को इसका निकालना है, ठीक है ना। तो एक आएगा n, एक आएगा l, एक आएगा m और एक आएगा अपने पास कौन सा s, ठीक है। n की बात करें अपन तो n के लिए जो क्वांटम नंबर जो होगा ये कितना दे रखा है, इसके आगे 2 दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। p के लिए अपन को पता है p के लिए कितना होता है 1 होता है, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 होता है। m अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताया था m किसमें इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है, px में आ रहा है, तो इसका मतलब इसके लिए हो जाएगा अपना कौन सा -1 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा -1 हो जाएगा। s नीचे की तरफ मूव किए हुए हैं, इसका मतलब ये माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। होप आपको ये दो क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस तरह से अपन क्वांटम संख्या की क्या की जा सकती है, अपने पास क्वांटम संख्या की गणना की जा सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना हुंड का नियम। हुंड का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये नियम क्या कहता है, इसे हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी बोल सकते हैं। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी इसलिए बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनों के बढ़ने के क्रम को बताता है, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरा जाएगा उनको बताता है। इस नियम के अनुसार समान ऊर्जा वाले उपकोषों जैसे PDF में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक कि उन उपकोषों के सभी उपलब्ध कक्षकों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते। जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं दिया जाएगा तब तक उनकी कभी भी पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है, पेयर नहीं कर सकता। इट मींस आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले कि विच ऑर्बिटल या विच सबशेल इज डू नॉट फॉलो द हुन्स लॉ, तो इसका मतलब ये होता है S जो है वो इसकी पालना नहीं करता, S जो है वो इसकी पालना नहीं करता, ठीक है।
एक एक इलेक्ट्रॉन बनना है। अब वो एक एक इलेक्ट्रॉन बनना कैसे, चलिए हुंड ने क्या कहा साहब कि अपने पास जैसे मान लो ये ऑर्बिटल है, ये अपने पास पी ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन है अपने पास 5 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, when we feel the electron in the orbit, when we feel the electron in the orbit, they are first filled with the one electron, after that they are paired in the orbital। ये सेम वैसा ही है कि जैसे मान लो आपके पास एक मिठाई का बॉक्स है ना, और आपको किसी क्लास के अंदर उस मिठाई के एक एक पीस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन आप ध्यान से ये सुनना कि आपको ये नहीं पता कि मिठाई के अंदर बॉक्स के अंदर मिठाई कितनी है, और आपको यह भी नहीं पता है कि क्लास के अंदर जो बच्चे हैं वो कितने हैं। तो सबसे समझदारी वाली बात जो है वो क्या होगी कि अपन क्या करें, दो दो इलेक्ट्रॉन दो दो पेड़े दे क्या, या तीन तीन दे, या एक एक दे। तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि अपन को यदि सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सबसे पहले अपने को एक एक जो मिठाई है ना वो सबको देनी पड़ेगी, और यदि बच जाती है तो फिर वापस स्टार्टिंग से उसको दूसरी मिठाई देनी पड़ेगी। यदि अपन पहले से ही 2 मिठाई दे देंगे पहले स्टूडेंट को, और लास्ट में यदि किसी स्टूडेंट की मिठाई नहीं आई तो आपको पता ही है कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो सेम 5 इलेक्ट्रॉन जो है ये, इनको कैसे भरना है, यदि आपने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, फिर 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया, और फिर 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया, ठीक है, ये ऐसे भर दिया तो भी ये क्या हो जाएगा अपने पास है, रॉन्ग हो जाएगा। आपने ये 5 इलेक्ट्रॉनों को ऐसे भर दिया, पहले में 1 भर दिया, दूसरे में 2 भर दिए, तीसरे में फिर 2 भर दिए, टोटल सबकी 5 ही हो रही है, इसकी भी टोटल 5 ही हो रही है, लेकिन ये मेथड भी क्या है, रॉन्ग। थर्ड की बात करें अपन, कौन सा सही वाला होगा, कौन सा सही वाला होगा, तो जो हुंड साहब ने कहा था उसी को फॉलो करें। पहले अपने पास मिठाई कितनी है, 5 है, तो पहले 1 मिठाई दो इसको, फिर दूसरी दो, फिर तीसरी दो, फिर चौथी दो, और फिर कौन सी दो, 5वीं दो। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले हमको एक ऑर्बिटल का जो एक बॉक्स है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और यदि बच जाते हैं तो फिर अपने को भरना पड़ेगा पेयर में। ठीक है, और ये भी ऑर्डर है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे किस में, एस में, फिर भरा जाएगा पी में, और फिर भरा जाएगा डी में, और फिर भरा जाएगा एफ में। ये किसने कहा था ये मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड है अपने पास, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपके क्वेश्चन आ सकता है, यहां से भी आपके क्वेश्चन आ सकता है। क्या बोलता है ये, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात करें, किसी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों, किसी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं, जिसे फर्मियंस भी बोलते हैं, कौन सी एन एल एम एस का मान एक समान नहीं हो सकता। कैसा नहीं हो सकता, एक समान नहीं हो सकता, मतलब 3 तो हमेशा समान रहेगी, 3 जो क्वांटम संख्या है वो तो हमेशा समान रहेगी, ये जो है 3 ये तो हमेशा सेम रहेगी, और ये हमेशा क्या होगी, डिफरेंट होगी। ये किसने कहा था, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने। किसने कहा था, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। चलिए इसको एक बार अपन समझते हैं कि कैसे होता है ये। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात करें, मान लो मेरे पास एक ऑर्बिटल है 3s, ये है 3s है ना, 3s की बात करें अपन, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है 3s2 है, 3s2 है, तो 2 के हिसाब से अपन को इलेक्ट्रॉन कितने फिल करने हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। और आपको पता ही होगा कि हुंस के अंदर जो हुंस ने कहा था कि एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, वो एस ब्लॉक के ऊपर तो अप्लाई होता भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो ऑर्बिट होता है वो कितना होता है, एक ही होता है। ठीक है, अब इसके लिए अपने को 2 इलेक्ट्रॉन, एक पहले इसके लिए निकाल देते हैं और अपन पहले इसके लिए निकाल देते हैं। ठीक है, जब भी अपन निकालने की बात की आएगी तो एक आएगा एन, एक आएगा एल, एक आएगा एम, और एक आएगा एस। ठीक है, सेम एज इट इज, यहां पे भी एन एल एम, और यहां आ जाएगा अपने पास एस। ठीक है, एन जो आगे दे रखा होता है उसे बोलते हैं, तो इसके लिए भी 3 होगा, इसके लिए भी 3 होगा, इसके लिए भी 3 होगा, और इसके लिए भी क्या होगा, 3। एल की बात करें, एस के लिए एल की जो वैल्यू होती है वो तो साफ 0 होती है, तो इसके लिए भी 0 होगी, इसके लिए भी 0 होगी। एम की वैल्यू भी एस के लिए क्या होती है, 0 होती है, इसके लिए भी क्या होती है, 0 होती है। लेकिन एस जो है वो पहले इलेक्ट्रॉन की बात की जाएगी तो हमेशा का ऊपर की तरफ है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्लस हाफ। क्या बोलते हैं इसको, प्लस हाफ।
और ये नीचे की तरफ है, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, माइनस हाफ। क्या बोलते हैं इसको, माइनस हाफ। कहने का मतलब ये है कि ये जो तीन है, ये जो तीन क्वांटम संख्याएं हैं, ये जो तीन कौन कौन सी, एक तो एन, एल, एम और एस प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, द्विघनसीय एजोमेथल क्वांटम संख्या, और एक है अपने पास मैग्नेटिक क्वांटम संख्या। ये तीनों सेम आ सकती है, लेकिन चौथी वाली जो क्वांटम संख्या जिसे स्पिन क्वांटम संख्या बोलते हैं, ये कभी भी एक समान नहीं आ सकती। ये किसने कहा था साहब, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने कहा था। ये इंपॉर्टेंट है अपने पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपने स्लाइड की बात करें तो अपने पास थोड़ा सा इसका कंक्लूजन यदि मैं आपको बताऊं तो एक तो होती है अपने पास शेल, है ना, एक तो अपने पास होती है सेल, एक होती है अपने पास कौन सी, सब सेल। एक तो होती है सेल, एक होती है अपने पास सब शेल, एक होता है अपने पास ऑर्बिटल, और एक है अपने पास कौन सा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, ठीक है। शेल की जब भी बात की जाएगी, किसकी बात की जाएगी, कोश की बात की जाएगी, इसको अपन बोलते हैं कौन सा, कोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोश। इसे अपन बोलते हैं उपकोश, इसे अपन बोलते हैं ऑर्बिटल मतलब कक्षक, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आप सबको पता ही होगा, इसे अपन बोलते हैं कौन सा, इलेक्ट्रॉन। चलिए सेल में आपको यदि सेल में उपशेल निकालनी है तो हमेशा जो फॉर्मूला होगा, सेल से ऑर्बिटल निकालनी है और उसी सेल से यदि आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। इसके लिए जो फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला होगा एन, मतलब जितना सेल होगा उतना ही क्या हो जाएगा अपने पास, सब शेल होगा। एन, ये फॉर्मूला हो जाएगा एन स्क्वायर हो जाएगा। इसके लिए कौन सा हो जाएगा, एन स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन निकालना है तो अपने को पता ही है फॉर्मूला कौन सा यूज होता है, 2n स्क्वायर होता है। कौन सा यूज होता है, 2n स्क्वायर। सेम शेल की बात करें, सब शेल से यदि ऑर्बिटल निकालना है और सब शेल में यदि इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो सब शेल के अंदर ऑर्बिटल यदि निकालना है तो इसे अपन बोलते हैं 2l+1, 2l+1। और इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो इसे अपन बोल सकते हैं 4l+1, 4l+1 नहीं, और 4l+2 बोलेंगे, 4l+2। 4l+2 जो फॉर्मूला है उसको हम इस फॉर्मूले से भी कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसे 2l+1, ये 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये 4l हो जाएगा, और 2 1 से मल्टीप्लाई करके तो 2 होगा। ये फॉर्मूला यूज करें या ये फॉर्मूला यूज करें, दोनों कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप अपने न्यूमेरिकल के अंदर। ये वाला जो टॉपिक है, यहां से आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये अपने पास सेल थी, ये सब शेल थी, ये ऑर्बिट थी, ये अपने पास कौन सा था, इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। अब जैसे मान लो आपके पास कोई एग्जाम्पल दे रखा है, उसके अंदर दे रखा है अपने पास सब शेल, मतलब आपके पास यदि कोई शेल दे रखी है, एन की वैल्यू दे रखी है 3 दे रखी है, कितनी दे रखी है एन की वैल्यू 3, और आपको इसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल यदि निकालना है, नंबर ऑफ कितने निकालने ऑर्बिटल, तो इसका मतलब अपन को क्या करना पड़ेगा, फाइंड द ऑर्बिटल। ऑर्बिटल फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहता है कि एन स्क्वायर करना है। एन स्क्वायर मतलब कितना, 3 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब कितना आएगा, 9। तो इसका मतलब इसके अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, 9 ऑर्बिटल होंगे। वो 9 ऑर्बिटल कैसे होते हैं वो सुनिए, कि 9 ऑर्बिटल कैसे होंगे, कि आपके पास जब भी ये बात करेगा किसकी, एन इज टू कितना है, 3 होगा, तो 3 के लिए -3 होगा, ठीक है ना, -2 -1 ये सब कुछ होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे अपने पास ऑर्बिटल कितना हो जाएगा, अपने पास 9 ऑर्बिटल होगा। इस फॉर्मूले की सहायता से आप ये सब कुछ आराम से फाइंड कर सकते हैं। यदि आपको n की वैल्यू 3 है, यदि आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये देखो, इसी के लिए यदि इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है, इसी के लिए यदि आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, तो वही है 2 इंटू 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 इंटू 3 की पावर 2 होती है तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा।
तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 18। इसका मतलब n इज टू 3 है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना भरा हुआ होगा, 18 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ। ठीक है, ये सब शेल मैंने आपको बता दिया। सब शेल के अंदर इस फॉर्मूले से यूज किया जा सकता है। 4l+1 ऑर्बिटल है और ये अपने पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आज के लिए जो अपनी क्लास है, एक बार मैं आपको सारे स्क्रीनशॉट बता देता हूं। ठीक है, एक बार आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिए। उसके अंदर मैं नई जो मेरी क्लास होगी उसके अंदर उसी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।